स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है चंदन शर्मा एंड लेट अस स्टार्ट विद द सेशन। आज 24 फरवरी का दिन है और 2 साल पहले रशिया ने यूक्रेन में एक मैसिव ऑफेंसिव लॉन्च करके एक तरीके से एक ऐसी वॉर की शुरुआत कर दी थी जिसको देखकर बहुत से लोगों को और बहुत से विशेषज्ञों का ये मानना था कि मे बी इट माइट ट्रिगर अ थर्ड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, काफ़ी लोग एंटिसिपेशंस कर रहे थे। हमारे एक बहुत पॉपुलर मीडिया हाउस की टीम भी यूक्रेन में टाइमली पहुंच गई और एक थोड़ा सा अनपॉपुलर मीडिया हाउस की टीम नहीं पहुंच पाई और उनका जो पहुंचना था उनकी टीम को, तो उनकी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। उनकी वो फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, राइट। बट एनी हाउ, ठीक है, हमने सबने देखा कि किस तरह से ऐसे लाइव वीडियो एक ही जगह के इर्द गिर्द घूम के जो न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, दे वर मेकिंग सम इवेंट्स, राइट। चलो, अब यहाँ पर देखो 2 साल हो गए हैं, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और इस डेवलपमेंट के ऊपर एक बहुत ही जाने माने इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट नंदन उन्नीकृष्णन, ठीक है, ये ORF के भी एक इंपॉर्टेंट नहीं, एक पॉपुलर फेलो हैं, राइट। तो ही इज़ एन एक्सपर्ट ऑन रशिया और इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस को उजागर किया है रिलेटेड टू रशिया यूक्रेन वॉर। ठीक है, 2 साल हो गए हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये वॉर आखिर जा कहाँ से रही है। UPSC की जहाँ तक बात है तो आप क्लियरली समझते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट और पिछले कुछ सालों में IR रिलेटेड क्वेश्चंस की जो प्रोपोर्शन है वो प्रीलिम्स में भी इंक्रीज हुई है एंड मेंस में भी इट हैज इंक्रीज्ड टू अ सिग्निफिकेंट एक्सटेंट। और इसमें ऐसा क्वेश्चन मेंस में आपसे पूछा जा सकता है कि रशिया यूक्रेन वॉर ने किस प्रकार से पिछले 2 सालों में ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज किया है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सो इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल द डायमेंशंस दैट हैव बीन कवर्ड, उनको एक बार देख लेते हैं और उसके बाद एक एक करके प्याज के छिलके की तरह इन डायमेंशंस को हम पील ऑफ करेंगे, राइट। तो सबसे पहले यहां पर एनालिसिस करने की ये कोशिश की है कि 2 साल से लड़ाई चल रही है, आखिर इसमें चल क्या रहा है, कोई जीत भी रहा है कि नहीं, राइट। क्योंकि जब स्टार्टिंग हुई थी, राइट, आपको भी याद होगा कि स्टडी IQ पर हमने भी वीडियो बनाई थी, आई थिंक जुगलबंदी सेशन हुआ था शशांक सर और अमित सर का, एंड अमित सर ने क्लियरली साइड ले ली थी रशिया की, क्योंकि उनके हिसाब से रशिया ज़्यादा ताकतवर कंट्री है और जीतने के चांसेस उसी के हैं और उसी की साइड लेनी चाहिए जो जीत रहा हो, राइट। तो उन्होंने अपना स्टांस एकदम क्लियर कर दिया था, राइट। एंड एट दैट टाइम व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, ठीक है, उसको कई लोगों को नाम प्रॉपरली पता नहीं था, तो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ज़ेलेंस्की कई लोग बोलना स्टार्ट हो गए थे, इंक्लूडिंग अमित सर, ठीक है। खैर उन्होंने मजाक में किया था, बट हाँ, ये अभी भी एक सवाल बना हुआ है कि यार आखिर वॉर चल कहाँ रही है, मतलब किस डायरेक्शन में जा रही है, क्या दोनों साइड्स जो वॉर लड़ रही हैं इनमें से कोई जीत भी रहा है कि नहीं, तो इसको हम देखेंगे। इसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर, ये एक नई तरह की वॉर है, ठीक है। उन्नीकृष्णन ने कहा है कि ये न्यू काइंड ऑफ वॉर है, तो हाउ इट इज अ न्यू काइंड ऑफ वॉर और क्या ऐसी नई काइंड ऑफ वॉर के लिए कुछ अलग टैक्टिक्स की जरूरत पड़ती है। देन ट्रांस अटलांटिक मिलिट्री पैक्ट, नेटो के बारे में आपको पता है, ठीक है। ट्रांस अटलांटिक मिलिट्री पैक्ट बेसिकली इट रेफर्स टू द डील एंड द प्रोटेक्शन विच इज प्रोवाइडेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टू वेरियस यूरोपियन कंट्रीज। इसके बारे में हमने कल भी डिस्कशन की थी, जहां पे मैंने आपको बताया था कि इन यूरोपियन कंट्रीज के लिए सबसे एडवांटेजियस पोजीशन ये है कि इन्हें अपने डिफेंस के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा करना नहीं पड़ा। भारत एडवर्सरी से घिरा पड़ा है, पश्चिम की बात करें, पूर्व की बात करें, नॉर्थ की बात करें, ठीक है, एंड साउथ में भी आपको पता है लिट्टे के समय पर वो भी एक खतरा था। तो हमने अपने डिफेंस बजट में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया है और वो एक नीड भी थी, ठीक है। हमें कोई बाहर से बचाने वाला कोई नहीं था, ठीक है। रशिया एक फ्रेंड था तो वो टेक्नोलॉजी दे सकता था, लेकिन हमें अपनी रक्षा खुद ही करनी थी, राइट। यूरोपियन कंट्रीज में ऐसा सिनेरियो नहीं है। जब जब कोई दिक्कत आई है, यूएस ने हमेशा आश्वासन दिया कि भाई अपना खड़े हैं, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो अब कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस अराइज हुए हैं जहां पर ट्रांस मिलिट्री पैक्ट, ठीक है, ट्रांस अटलांटिक मिलिट्री पैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ नजर आ रहा है, राइट। तो इसके क्या रैमिफिकेशंस हो सकते हैं और पूरी दुनिया किस तरह से इससे चेंज हो सकती है, रीशेप हो सकती है, हम उस एंगल को भी देखेंगे यहाँ पर। फिर गाजा वॉर हुई है, ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग दोस्तों। आज के सेशन में अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है तो ये जो गाजा वॉर का इंपैक्ट यूक्रेन वॉर पर रहा है, ये सबसे जरूरी रहेगा हमारे लिए कवर करना, ठीक है। यू कैनॉट मिस दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इसे हर हाल में कवर करना
ज़रूरी है, ठीक है। और आप सभी जानते हैं 2023 के अगर मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देखोगे, 2023 का मेंस मतलब अभी रिसेंटली हुआ था, तो वहां पर इंटर डिसिप्लिनरी एंड क्रॉस लिंकेजेस वाले क्वेश्चन काफ़ी आए थे। तो देखो इस वक्त दो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, एक मिडिल ईस्ट में चल रहा है, एक यूरोप में चल रहा है। दोनों का आपस में संबंध और दोनों का एक दूसरे पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो हमारे लिए कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट, अ वेरी क्रूशियल रोल इन हेल्पिंग अस राइट सेवरल मेंस आंसर, ठीक है। इस पॉइंट को किसी ने मिस नहीं करना, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि फटाफट यहां तक पहुंचूं, तो इस वीडियो के साथ बने रहना। एटलीस्ट ये पॉइंट आज हर हाल में कवर करना है आपको, ठीक है। इसी के साथ साथ मॉरल ग्राउंड क्या रशिया के खिलाफ खत्म हो चुकी है या नहीं हुई, इसको भी हम देखेंगे, राइट। इसके बाद व्लादिमीर पुतिन, क्या इनका जो कद है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर, क्या इनका कद बड़ा है या इनकी मिट्टी पुलीद हो रही है, इनको बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। वी विल एनालाइज सम एंगल्स रिलेटेड टू इट। भारत ने कितना गेन और कितना गवाया है, ठीक है, क्या खोया क्या पाया इस वॉर में, ठीक है। डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत को कोई फायदा या नुकसान हुआ है इस वॉर का, वी विल एनालाइज दिस, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एंगल रहेगा, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस जहां यूपीएससी में आते हैं तो वहां पर क्वेश्चन जब आता है ना, उसमें इंडिया का क्या इंटरेस्ट रहा है या इंडिया पर क्या इंपैक्ट रहा है अलग अलग डेवलपमेंट्स का, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो वो चीज हम यहां पर देखेंगे। चाइना, इसके ऊपर कोई असर हुआ है वॉर का, या फिर वॉर की वजह से चाइना में कोई फेरबदल हो रहा है, ठीक है, वी विल अंडरस्टैंड दैट। और फिर थर्ड ईयर, ठीक है, ये वॉर ऐसी हो गई कि भाई वॉर ना हो गई, एक इंजीनियरिंग की डिग्री हो गई कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अब थर्ड ईयर में प्रवेश करने जा रही है वॉर। तो थर्ड ईयर के बाद क्या इस वॉर का कुछ फ्यूचर है, ठीक है, और वो पूरी दुनिया पर क्या प्रभाव कर सकता है, ये सारे एंगल्स हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्रिहेंसिवली। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन ऑफ दिस आर्टिकल। लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट एंगल दैट वी हैव टू डिस्कस। स्टार्टिंग में सबसे पहले देखना है कि वॉर है क्या, क्या दोनों साइड्स का कुछ नजर आ रहा है कि क्या कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा। तो इसके ऊपर चर्चा करने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब 24 फरवरी 2022 में जब वॉर शुरू हुई थी, तो यूएस के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिले ने, इन्होंने एक बड़ा क्रिटिकल बयान दिया था। इन्होंने कहा था कि अगर रशिया ने एक ऑल आउट ऑफेंसिव लॉन्च कर दिया यूक्रेन के खिलाफ, जिसकी इंटेल यूएस को काफी पहले से मिल गई थी और यूएस ने लगातार वार्निंग्स दी थी कि रशिया ने यूक्रेन बॉर्डर के पास बहुत हैवी मिलिटराइजेशन कर रखी है, एंड इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कपल ऑफ आवर्स व्हेन इट विल इन्वेड रशिया यूक्रेन, ठीक है, रशिया यूक्रेन में इन्वेजन कर देगा, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंटली हुआ क्या कि 24 फरवरी 2022 में जब रशिया ने ये चीज की, तो जनरल साहब ने कह दिया था कि केवल 72 घंटे लगेंगे, जिस हिसाब से रशिया के पास वेपन्स हैं, जो टैक्टिक्स हैं, केवल 72 घंटों में ये पूरे यूक्रेन को तहस नहस कर सकता है, राइट। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, 2 साल तक ये वॉर ड्रैग ऑन हो चुकी है। और इसमें सोचने की बात यह है कि आखिर चल क्या रहा है, ठीक है। तो पहली बात, यूक्रेन ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी और एग्जेम्पलरी जज्बा दिखाया है टू कीप रशियन फोर्सेस एट बे, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई है, इसी की वजह से वॉर काफी ड्रैग हो गई। लेकिन एट द सेम टाइम वी कैन नॉट इग्नोर दिस फैक्ट कि कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से व्लादिमीर पुतिन भी बड़ा सोच समझ कर खेल रहे हैं, ठीक है। चाहते तो 72 घंटे में शायद वो पूरा का पूरा यूक्रेन तहस नहस कर सकते थे, लेकिन उसके बहुत वाइड रैमिफिकेशंस हो सकते थे, ठीक है। वो बहुत ज्यादा हाईली बहुत ज्यादा डेंजरस एस्केलेशन हो सकती थी। इट माइट हैव लेड टू आर्मागेडन एज वेल। आर्मागेडन मतलब कि न्यूक्लियर वॉर शुरू हो सकती थी, ठीक है, और उससे पूरी दुनिया के लिए वो खतरा बन जाता है। तो व्लादिमीर पुतिन ने बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए धीरे धीरे अपनी एडवांसमेंट्स की हैं यूक्रेन पर, और अपनी डिमांड साथ साथ बताते गए, ठीक है। तो आज की स्थिति में ऐसा है कि रशिया एक्चुअली वॉर में उसका पलड़ा भारी है, ठीक है। हम ये तो नहीं कह सकते कि जीत कौन रहा है या हार कौन रहा है। देखो, हार यूक्रेन रहा है, पूरा देश तबाह हो चुका है, और रशिया डिसाइड कर रहा है कि वॉर किस रुख की तरफ जाएगी, ठीक है, कि वॉर की डायरेक्शन और इसका मोमेंटम क्या रहेगा। इसी के साथ साथ जो वेस्ट ने लेड बाय यूएस रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने की कोशिश की थी। इन इकोनॉमिक सैंक्शन से इनका मानना यह था कि जब रशिया के पास पैसे ही नहीं होंगे, तो पैसा तो देखो हर चीज के लिए चाहिए, है ना, चाहे इलेक्शन के कैंपेन हो या जंग लड़ने की बात हो, पैसा की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है, एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होनी ज़रूरी है। तो रशिया के ऊपर इन सैंक्शन से वेस्ट लेड बाय यूएस, इसकी ऑब्जेक्टिव थी कि हम इनकी इकोनॉमी की गर्दन पकड़ेंगे ताकि इनके पास फंड्स ही ना हो टू सस्टेन दिस वॉर। लेकिन हुआ ये कि रशिया ने बहुत ही स्टेट्समैनशिप दिखाते हुए व्लादिमीर पुतिन ने इन सभी सैंक्शंस को बाईपास किया, ठीक है, रीरूट किया। चाइना ने इसमें इनका काफी साथ दिया, और आज की स्थिति में
काफ़ी सारी रिपोर्ट्स, ठीक है, जो तो रिपोर्ट्स वेस्ट की बताएंगी वो देखो वेस्ट का जो एंगल है उसी को उजागर करेंगे, लेकिन कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं जहां पर पता लग रहा है कि इनफैक्ट रशिया की जो इकोनॉमी है वो बूम कर रही है, ठीक है। वॉर के बाद रशिया की ने ऑल्टरनेट चैनल्स ढूंढ लिए अपनी इकोनॉमी को पुश करने के लिए। नो डाउट इनिशियली सैंक्शंस का एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा था, लेकिन 2 years डाउन द लाइन रशिया ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है टू मैन्यूवर दीज सैंक्शंस, ठीक है। तो वहां पर इकोनॉमिकली भी अपनी इकोनॉमी को रशिया ने प्रोटेक्ट कर लिया। तो पलड़ा तो देखो रशिया का भारी है, राइट। अब न्यू काइंड ऑफ वॉर कैसे है, रशिया यूक्रेन जो वॉर है ये न्यू काइंड ऑफ वॉर कैसे है। इसमें कई लोग सोच सकते हैं कि शायद इकोनॉमिक वॉर हो रही है, मे बी दैट इज वाई वी आर सेइंग दैट रशिया यूक्रेन वॉर इज न्यू काइंड ऑफ वॉर, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जनरली जैसे जनरल माइली ने कहा था कि वॉर केवल 72 घंटे तक चलेगी और उसके बाद रशिया पूरा का पूरा ओवररन कर देगा यूक्रेन को, लेकिन रशिया ने ऐसा किया नहीं, ठीक है। जो 72 आवर्स में पूरी जंग को खत्म करना और पूरे के पूरे कंट्री को कैप्चर करके उस पर अपनी गवर्नमेंट या अपना रूल एस्टैब्लिश कर लेना, फटाफट ये जो काम होते हैं ना, इसको कहा जाता है ब्लिट्जक्रीग, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 के समय पर जब नाजी जर्मनी ने राइट पोलैंड पर इन्वेजन की थी, तो उनकी यही अप्रोच थी कि फटाफट एडवांसमेंट्स करते रहो, कंट्रीज को फॉल करते रहो और अपना कंट्रोल यूरोप के अलग अलग टेरिटरी में एस्टैब्लिश करते रहो। दिस इज कॉल्ड एज ब्लिट्जक्रीग व्हेन यू आर मूविंग एट अ लाइटनिंग स्पीड, ठीक है। लाइटनिंग स्पीड पर जब आप जा रहे हैं और कैप्चर करते जा रहे हैं टेरिटरीज, दैट इज कॉल्ड एज ब्लिट्जक्रीग। ये सेम अप्रोच यूएस ने भी फॉलो की थी जब उसने इराक और अफगानिस्तान में इन्वेजन की थी, कि फटाफट कई सारे जो कैंप्स हैं ऑफ सो कॉल्ड टेररिस्ट्स, राइट, एज पर यूएसए, तो उनको गिराकर वहां पर उनकी टेरिटरी पर कब्जा कर लेना। लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर ये वॉर ऑफ एट्रिशन ज्यादा निकली। वॉर ऑफ एट्रिशन का मतलब है कि यहां पर स्ट्रेटेजिक एडवांसमेंट्स की गई, ठीक है, रेजिस्टेंस दिखाई गई और फिर कुछ डिमांड्स रखी गई, ठीक है। तो ये एडवांसमेंट्स पॉज, अपनी डिमांड्स पुट फॉरवर्ड करो और फिर इस तरह से वॉर को चलाओ कि ये ना एक तरह से यूक्रेन को एग्जॉस्ट कर रहे हैं, ठीक है। रशिया क्या है कि होता नहीं है कि टेस्ट मैच में जैसे आपने देखा होगा कि कई बार क्या है, जैसे राहुल द्रविड़ इज नोन फॉर दिस टैक्टिक, कि वो क्या है कि बॉल आ रही है एकदम स्टॉप करते रहेंगे, ठीक है, स्टॉप करते रहेंगे, तो बॉलर को और सामने वाली टीम को वो थका देते हैं, एग्जॉस्ट कर देते हैं। जैसे ही उनके फील्डर्स, ठीक है, टेस्ट मैच में ये होता है, एंड यूपीएससी मेंस जो है ना वो टेस्ट मैच की तरह ही है, राइट। वहां पर क्या है कि टेस्ट मैच में स्ट्रैटेजी ही अलग होती है। तो जो प्लेयर T20 में बहुत शानदार प्रदर्शन करता है, वनडे मैच में बहुत अच्छा खेल सकता है, जरूरी नहीं कि वो टेस्ट मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। एंड दिस इज नॉट मी टॉकिंग, ये सुनील गावस्कर ने खुद कहा था, ठीक है। तो टेस्ट मैच में क्या है कि राहुल द्रविड़ की काफी हद तक ना ये स्ट्रैटेजी थी कि दूसरी टीम को ना ऐसे एग्जॉस्ट कर दिया, फील्डर्स भी ऐसे धूप में खड़े होकर उनमें लेथार्जी आनी स्टार्ट हो जाती है। वंस दैट इज अचीव्ड, उसके बाद एक के बाद एक फिर शॉट्स लेते हैं वो सही मौका देखकर, ठीक है। तो ये चीज रशिया भी इसी चीज को फॉलो करता है। 2 साल चल रही वॉर में रशिया तो देखो इकोनॉमी उसकी बूम कर गई, लेकिन यूक्रेन पूरा तहस नहस हो गया, चंदे के ऊपर डिपेंडेंट है अब, ठीक है, कि चंदा मांग रहा है कि यूएस पैसे दे दो, यूरोप पैसे दे दो, टैंक्स दे दो, हथियार दे दो, ठीक है। कि ये कहना गलत नहीं होगा कि बहुत बुरी हालत है, बेगर जैसी हालत ही है यार, ठीक है। तो ये एक काफी घातक सिचुएशन है यूक्रेन के लिए। तो यूएस की जो स्ट्रेटजी थी और जो बाकी सारे दुनिया ने एक्सपेक्ट किया था कि रशिया फटाफट से उड़ा देगा, क्लियर कर देगा पूरा का पूरा अपना रास्ता, वैसा नहीं हुआ, बल्कि एक नई तरह की स्ट्रेटजी वॉर ऑफ एट्रिशन यहां पर हमें देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहां पर कई नई चीजें देखने को मिली, जैसे कि फॉग ऑफ वॉर एक चीज होती है। फॉग ऑफ वॉर का मतलब होता है जो एक प्रोपेगेंडा विच मे बी ट्रू विच मे बी फॉल्स, यूजुअली ये फॉल्स ही होता है, दूसरी साइड के मोराल को डाउन करने के लिए जो प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है एक कंट्री से अपनी एनिमी कंट्री की फोर्सेस के मोराल को डाउन करने के लिए, द प्रोपेगेंडा, दैट इज कॉल्ड फॉग ऑफ वॉर, ठीक है। फॉग ऑफ वॉर बेसिकली क्या होता है कि जब सोल्जर्स आपस में लड़ते थे पुराने टाइम पर, तो एक मिट्टी उड़ती थी, ठीक है। उस मिट्टी के उड़ने से कई बार पता नहीं लगता था कि सामने का दुश्मन अपना ही बंदा है कि ऑपोजिशन टीम का है, ठीक है। तो उससे कई बार मिसडायरेक्ट हो जाते थे सोल्जर्स, ठीक है। तो आज की डेट में फॉग ऑफ वॉर इज रेफर टू दैट इंफॉर्मेशन विच मिसडायरेक्ट्स द सोल्जर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री अगेंस्ट देयर ओन कंट्री, राइट। तो जैसे इसकी एक एग्जांपल है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की एक एआई जनरेटेड वीडियो ये काफी वायरल हो गई थी और यूक्रेन में लड़ रहे सोल्जर्स के सामने इसको सर्कुलेट किया गया था, जहां पर रोते हुए ज़ेलेंस्की कह रहे थे कि हम सब कुछ गवा चुके हैं, तो मेरी अपील है सभी हमारे यूक्रेन के बहादुर सोल्जर्स से कि वो अपने हथियार डाल दें, ठीक है। बट ये पता लग गया था कि एआई जनरेटेड है, तो वॉर में सोल्जर्स ने ऐसे हथियार डाले नहीं, दे केप्ट ऑन फाइटिंग, राइट। इसी के साथ ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी काफी इस्तेमाल किया, तो नए तरह के टैक्टिक्स हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एक डायमेंशन,
इस वॉर के टाइम पर अब जब ये दूसरे साल में प्रवेश करने जा रही है और इसी साल में क्या है, यूएस में इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं। यूएस में माहौल काफी ज्यादा पोलराइज्ड है, राइट। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है और रिपब्लिकन्स के, और दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स, ये जो बाइडेन, ठीक है। अब इन दोनों की जो आइडियोलॉजी है उसमें बहुत डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल जो डेमोक्रेट्स हैं, दे बिलीव कि यूएस बीइंग अ वर्ल्ड लीडर, इसकी जिम्मेदारियां बनती हैं और ग्लोबल ऑर्डर को शेप करने में जो हिस्टोरिकल रोल यूएस ने निभाया है उसको अभी भी निभाने की जरूरत है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि यूएस फॉर इट्स सिटीजन्स फर्स्ट, कि कोई भी पॉलिसी है, कोई भी फायदा है, कोई भी खर्चा है, कोई भी बजट है, वो यूएस के सिटीजन्स को सबसे पहले बेनिफिट करना चाहिए, राइट। एंड कॉन्सिक्वेंटली इनका कहना है कि यूरोप ने बहुत दशकों तक मौज मना ली, इन्होंने अपना एक टका नहीं खर्चा, मतलब ये मैं नहीं, ये डोनाल्ड ट्रंप की सोच है कि इन्होंने एक टका नहीं खर्चा अपनी डिफेंस में, और हमारे डिफेंस बजट्स और हमारे सोर्सेस काफी ज्यादा ड्रेन हुए हैं टू प्रोटेक्ट दीज यूरोपियन कंट्रीज फ्रॉम सोवियत इन्वेजन एंड सोवियत इन्फ्लुएंस। नाउ द टाइम हैज कम दैट दीज यूरोपियन कंट्रीज ये सीरियस हो जाएं, गंभीर हो जाएं, अपने डिफेंस बजट को बढ़ाएं, और हम उन्हीं कंट्रीज को सपोर्ट करेंगे जिन्हें खुद की सपोर्ट करना पहले आता हो, ठीक है। यस, रिया ने सही कहा, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, इस चीज के ऊपर इनका पूरा विश्वास है, राइट। तो यहां पर ना एक सवाल ये आ रहा है कि क्या नेटो एक्सपोज हो चुका है, क्या नेटो टूट रहा है? तो इसका अगर गहन अध्ययन करेंगे ना, तो देखो ऐसी बातें इलेक्शंस के टाइम पर इस तरह के तर्क वितर्क चलते हैं, ठीक है। आप समझते हैं कि पॉलिटिक्स में जब इलेक्शंस आते हैं तो बहुत सारे बयान देने पड़ते हैं, है ना, अपना वोट बैंक को समझते हुए उनकी भाषा में हाँ में हाँ थोड़ी सी भरनी पड़ती है। तो एक्सपर्ट्स का मानना है, उन्नी कृष्ण साहब का यहाँ पे मानना है कि ये जो अभी तर्क वितर्क चल रहे हैं ना, और जो इस तरह की बातें चल रही हैं कि भाई हम तो, जैसे ट्रंप साहब ने एक स्पीच में ऐसे कह दिया कि मैं तो बोलूंगा कि जो यूरोपियन कंट्री नहीं खर्च रहा अपने डिफेंस के बजट में, मैं तो रशिया को कहूंगा कि कर दे अटैक, मैं तेरी हेल्प करूंगा, राइट। ये कहने की बात है, ठीक है, ये कहने की बात है। ये ट्रंप को भी पता है जब वो प्रेसिडेंट बनेंगे, अगर उनके किसी यूरोपियन कंट्री को सपोर्ट ना करने की वजह से रशिया ने उस कंट्री पर एक्चुअली इन्वेड कर दिया, एक्चुअली एडवांसमेंट बना दी, तो ट्रंप की भी पॉपुलैरिटी अपने ही देश में कम हो जाएगी। ये जो रिपब्लिकन्स हैं जिनकी पॉपुलैरिटी जिसकी जैसे वो अगर मान लो पावर में आ गए, लेकिन ऐसी चीज की वजह से उस टाइम पर ऑपोजिशन इन्हें भी नहीं छोड़ेगी। प्लस यूएस की वर्ल्ड में हेजिमनी बनी हुई है। हेजिमनी बनाने के लिए ना आपको क्रेडेंशियल्स और क्रेडिबिलिटी चाहिए, ठीक है। एक सिरफिरा देश, ठीक है, नॉर्थ कोरिया क्या हेजिमनी बना पाएगा कभी? क्या चाइना अपनी हेजिमनी बना सकता है पूरी दुनिया में? अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है। चाइना की हेजिमनी बननी मुश्किल है। रीजन बीइंग कि चाइना जो है ना, वो सबको साथ लेके चलना नहीं आता उसे। यूएस ने, ठीक है, अभी ट्रंप के आने के बाद एंड अदरवाइज यूएस में थोड़ी सोच में परिवर्तन आ गया है, स्पेशली आफ्टर दिस देयर 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है। लेकिन उससे पहले यूएस में ज्यादातर सरकारें जो थी ना, हस्तक्षेप डेफिनेटली करती थी, लेकिन फिर भी ज्यादातर कंट्रीज को साथ लेके चलना आता था इन्हें। अगर इनमें ऐसी सरकार आ गई जिनको बाकियों को साथ लेके चलना ही नहीं आता, तो इनकी लेजिटिमेसी खत्म हो जाएगी। और उसके बाद ये जो यूएनएससी रिफॉर्म्स, यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म्स, ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से, जिन इंस्टीट्यूशंस की वजह से यूएस ने अपनी एक हेजेमनी और डोमिनेंस बना के रखी है, वो ऐसे शेक करना स्टार्ट कर देगी और सूर्य बड़े बड़े देशों पर अस्त हो गया, ठीक है। ये बात कही गई थी ना, ये एक कोट यूज की जाती है बाय द ब्रिटन्स, राइट। क्या कहते हैं ये ब्रिट्स? कहते हैं द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। बट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमने अपनी आंखों के सामने सबने देखा, इतिहास गवाह है इस बात का, कि कैसे धज्जियां उड़ गई थी इनके एम्पायर की। एक ऐसा एम्पायर जिसका पूरी दुनिया, ऑलमोस्ट आधी से ज्यादा दुनिया पर राज था, आधी से ज्यादा दुनिया इनकी कॉलोनी थी, एक के बाद एक सब खत्म और छोटे से कंट्री पर सीमित रह गई है, ठीक है। तो यूएस के साथ भी सेम चीज हो सकती है। तो इसलिए ये सिर्फ कहने की बात है और इलेक्शंस का एक आर्गुमेंट पॉइंट बनता है। बट रियलिटी यही है कि इफ एट ऑल नेटो स्ट्रांग ही हुआ है आफ्टर दिस वॉर, ठीक है। ये फिनलैंड जैसे कंट्री ने, जिसके न्यूट्रल रहने को फिनलैंडाइजेशन जैसी टर्म्स बनाई गई थी, ठीक है। फिनलैंडाइजेशन, दिस वाज अ टर्म व्हिच वाज यूज्ड फॉर अ कंट्री हु यूज्ड टू रिमेन न्यूट्रल टुवर्ड्स यूएसए एंड यूएसएसआर। उसने नेटो ज्वाइन कर लिया। स्वीडन नेटो ज्वाइन करना चाहता है और रशिया के साथ जो नेटो का बॉर्डर है वो इंक्रीज ही हो रहा है। द वेरी फर्स्ट थिंग जिससे रशिया इनसिक्योर हो रहा था कि यूक्रेन ने नेटो ज्वाइन करने की इच्छा जाहिर की, रशिया को यहां पर लगा कि ये क्या, मेरे बिल्कुल बगल में, मेरे पड़ोस में नेटो आ रहा है, ठीक है। और अगर यूक्रेन नेटो ज्वाइन करता तो वहां पर ऑब्वियसली कुछ मिसाइल सीलोस यूएस ने वहां पर भी सेटअप कर देने थे। तो रशिया इनसिक्योर हो गया, इस वजह से उसने इन्वेजन कर दी,
ठीक है, विच हैड टू बी अ मैसेज फॉर अदर कंट्रीज एज वेल कि यहाँ ज्वाइन करने से पहले जरा सोच लेना, यूक्रेन का हाल देख लेना, राइट। बट नेटो स्ट्रांग ही हुआ है, राइट, एंड रशियन बॉर्डर्स विद नेटो दे हैव इंक्रीज्ड। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे, ये हमने एक इंडियन एक्सप्रेस के सेशन में कवर किया हुआ है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ रशियन बॉर्डर दैट इट शेयर्स विद फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड के नेटो ज्वाइन करने से रशिया की बॉर्डर विद नेटो कितना इंक्रीज हुई है, दिस इज इक्वल टू फिनलैंड्स बॉर्डर विद रशिया। तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे ऑफ द वीडियो। ठीक है, अब इसी के साथ साथ कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी है। नेगेटिव इंपैक्ट ये है कि देखो वॉर फिटीग अभी नहीं आई, ठीक है, यूक्रेन में देखो वॉर फिटीग काफी हद तक आ गई है, बट ये वॉर सिर्फ यूक्रेन की नहीं, पूरे यूरोप की ही है। तो यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनमें वॉर फिटीग अभी तक आई नहीं। बट उनके सामने चैलेंज ये आ गया है कि क्योंकि आज तक उन्होंने अपने डिफेंस में इतना ज्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ब्लेटेंटली खर्चा नहीं किया था, लेकिन अब करना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से उनका इकोनॉमिक डिक्लाइन होना शुरू हो गया। ऑब्वियसली जब पैसा जो है कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में इन्वेस्ट हो रहा था और उससे ग्रोथ हो रही थी, अब जब उसकी जगह वॉर में जाएगा तो इंपैक्ट तो पड़ेगा ही, तो इकोनॉमिक डिक्लाइन हो रहा है। इस इकोनॉमिक डिक्लाइन की वजह से बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज के जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, ये वही लोग हैं जो सरकारें चुनते हैं, ये लोग कह रहे हैं कि यूक्रेन की वॉर को हम सपोर्ट नहीं कर सकते, दिस इज अ वॉर दैट यूक्रेन नीड्स टू फाइट फॉर इटसेल्फ। द सेम लैंग्वेज विच इज बीइंग इकोड बाय मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप एज वेल। ठीक है, तो यहां पर ये एक हमें नेगेटिव सेंटिमेंट लोगों के बीच में दिख रहा है। लेकिन एक चीज जरूर है, चाहे ये सपोर्ट अभी हमें ये एग्जैक्टली नहीं पता कि इसमें कमी आती है कि ये बढ़ता है, बट वन थिंग इज फॉर श्योर, यूक्रेन में इन्वेजन करके रशिया ने एग्जाम्पल डेफिनेटली सेट की है, जिससे बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज इनसिक्योर हुए हैं, एंड इट इज गोइंग टू लीड हायर मिलिटराइजेशन ऑफ यूरोप। डिफेंस बजट काफी ज्यादा एक्सपैंड करेगा ऑफ डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है, एक तरफ ट्रंप की बातें और दूसरी तरफ ये सिचुएशन, यूरोप की मिलिटराइजेशन डेफिनेटली होगी। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या गाजा वॉर का यूक्रेन वॉर पर कोई इंपैक्ट पड़ा है? इसके देखो दोस्तों काफी सारे एंगल्स हैं। ठीक है, 4 मेन एंगल्स हैं, लेट अस ट्राई टू एनालाइज देम। सबसे पहले ये है कि गाजा में हुई वॉर से क्या हुआ। ठीक है, स्टडी आईक्यू की ही एक चुलबुली सी एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें ऐसा था कि जब रशिया यूक्रेन पर वॉर हुई थी, तो हमने भी क्या किया, रशिया यूक्रेन चलता जा रहा है। ठीक है, हर हफ्ते एक वीडियो रशिया यूक्रेन पर आएगी ही आएगी। ठीक है, बट जैसे ही गाजा पर अटैक, हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया काफी सारे रॉकेट्स का, राइट, तो यू पीपल अंडरस्टैंड दैट इवन आवर चैनल वाज फ्लडेड विद सो मच इंफॉर्मेशन अबाउट दैट वॉर। ठीक है, इसी तरह से मीडिया चैनल्स, उनका तो काम ही इससे चलता है। ठीक है, तो उन्होंने तो और ज्यादा इस पे कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं जो अटेंशन यूरोप में थी पूरी दुनिया की, वो डाइवर्ट हो गई। डाइवर्ट किस तरफ हो गई? मिडिल ईस्ट की तरफ, राइट। और यहां पर पहला एंगल ये है कि अटेंशन डाइवर्ट हुई, ठीक है, और मिडिल ईस्ट की तरफ सबका ध्यान चला गया। तो यूक्रेन की बात आप भी समझ सकते हैं, आप भी देख सकते हैं कि यूक्रेन की बात ही कम होनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, उसके बाद वैसे भी पब्लिक मेमोरी और पब्लिक अटेंशन स्पैन इतना कम है आजकल कि हम लोग 59 सेकेंड्स की रील देखते देखते भी आजकल बोर होना शुरू हो गए हैं। 10 सेकेंड का अटेंशन स्पैन नहीं है हमारा। ठीक है, तो ये 2 साल चल रही वॉर, एक पॉइंट के बाद लोगों ने भी कहना शुरू, अरे हाँ यार, जब जीत जाएगा रशिया तब बताना, या कुछ नया होता है तब बताना, ये तो पुरानी बात हो गई। इसी के साथ साथ सेकंड पॉइंट इसमें है कि मिडिल ईस्ट में इस वॉर की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसके लिए चैलेंज बढ़ गया है। इसकी वॉर अब सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रही, क्योंकि यूएस यूक्रेन को भी सपोर्ट करता है और इजराइल इसका एक बहुत स्ट्रेटेजिक एलाय है। तो अब यूएस की जो एंगेजमेंट है वो 2 फ्रंट पे हो गई। और वही बात है, आपको पता है यूएस के ऊपर आज तक यूएस हैज नेवर फॉट अ वॉर विच हैपेंड ऑन इट्स ओन बॉर्डर्स। ये हमेशा दूसरे कॉन्टिनेंट्स और दूसरे कंट्रीज में जाकर लड़ाई लड़ता है, अपनी धरती पे इसने आज तक लड़ाई नहीं लड़ने दी। ठीक है, 9/11 अटैक हुआ था और वहां पर ये लोग बावले हो गए थे कि फिर उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज हुए थे अफगानिस्तान के एंड ऑल दैट, वो आपको पता है। लेकिन इसने आज तक अपनी सॉइल पे लड़ाई नहीं लड़ी। तो इसके जो 2 फ्रंट होते हैं ना, इसके 2 फ्रंट दुनिया के किसी दूसरे कोने में होते हैं। तो इस वक्त यूएस का ध्यान जो है, यूएस का जो फोकस है, वो भी बट गया है। ठीक है, तो यहां पर इजराइल को सपोर्ट करना है और यूक्रेन को सपोर्ट करना है। तो यूक्रेन को तो काफी सारे फंडिंग की जरूरत है। इजराइल की वॉर में ऐसा है कि यूएस के ऊपर प्रेशर, ग्लोबल प्रेशर जरूर बनेगा। फंडिंग में ऐसा है कि हमास इज नो मैच फॉर इजराइल। ठीक है, हमास का इजराइल का आप देख ही रहे हो कि एक तरीके से पूरा ध्वस्त करके रख दिया। ठीक है, सिविलियन हो कोई भी सामने आ रहा है ना, ये कह रहा है कि भाड़ में गया सब कुछ, मैं तो हमास को खत्म करके रहूंगा। ठीक है, यहां पर यूएस के ऊपर ना मॉरल
इम्प्लीकेशन ज़्यादा हैं, लेकिन जो उसके ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर है, फंडिंग का प्रेशर है, वो यूक्रेन की वॉर में ज़्यादा है। बट स्टिल टू फ्रंट वॉर होने से यूएस कितना ये संभाल पाएगा, ये देखना बाकी है। अब इसी बीच सोचो, इसी बीच सही टाइम देखकर अगर चाइना ने ताइवान में इन्वेजन कर दी, यूएस की कैपेसिटी और ज़्यादा स्ट्रेच हो सकती है, ठीक है। देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यूएस टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि देखो हस्तक्षेप तो ये करता है, ठीक है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। अब मिडल ईस्ट में चल रही वॉर की वजह से यूक्रेन एंक्शस भी हो रहा है, ठीक है, प्लस मिडल ईस्ट की चल रही वॉर की वजह से क्योंकि अटेंशन और एक नया फ्रंट खुल चुका है, तो यूएस के अंदर भी जैसे रिपब्लिकन्स ने $95 बिलियन की फंडिंग को एक तरीके से ब्लॉक करके बैठे हैं, जो यूक्रेन को चाहिए, जिसमें से 60 के करीब यूक्रेन को चाहिए, ठीक है, क्वाइट अ बिग प्रपोर्शन यूक्रेन को चाहिए। तो यूक्रेन फंडिंग को लेकर एंक्शियस होता जा रहा है, राइट। एंड इसी के साथ यहां पर यह भी कहना है कि जो ये वॉर चल रही है ना अभी, गाजा वॉर की वजह से जो यूक्रेन वॉर है, ये कन्फ्रंटेशन से ज्यादा फंडिंग, फ्यूचर फंडिंग का क्या भविष्य रहेगा, फंडिंग का क्या भविष्य रहेगा, इसके ऊपर ज्यादा सीमित रह गई है। प्लस चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाजा वॉर का यूक्रेन वॉर पर इंपैक्ट, वहां पर यूएस मॉरल हाई ग्राउंड गवा रहा है। यू पीपल अंडरस्टैंड व्हाट इज मॉरल हाई ग्राउंड? मॉरल हाई ग्राउंड का मतलब है कि जब रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेजन की, व्हेन रशिया इन्वेडेड यूक्रेन, तो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए और सभी कंट्रीज के ऊपर एक प्रेशर बनाने की कोशिश की थी कि आप रशिया से अपने इंपोर्ट्स को कम कर दो। इकोनॉमिकली अगर वो हैंडीकैप हो जाएगा तो इट वोंट बी पॉसिबल फॉर रशिया टू इन्वेड यूक्रेन, टू बुली अदर स्मॉलर नेशंस, ठीक है। और इंडिया ने वहां पर किसी की साइड नहीं ली, लेकिन अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए क्या कहा कि भाई ऐसा है कि हमें तो तेल की जरूरत है और हम तो लेंगे, ठीक है, आपा को तेल चाहिए, आपा तेल लेंगे, जो करना है कर लो, ठीक है, पहले खुद बिल्कुल बंद करके दिखाओ तेल लेना, उसके बाद हमें कहना, ठीक है। क्योंकि यूरोप में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सैंक्शंस लगा के खत्म कर दिया, उन्होंने रिड्यूस किया लेकिन एलिमिनेट नहीं किया रशिया से इंपोर्ट्स को, क्योंकि डिपेंडेंसी है, राइट। तो यहां पर मॉरल हाई ग्राउंड, एक तरीके से इंडिया की मॉरल हाई ग्राउंड स्नैच अवे करने की कोशिश की जाती थी कि ये जो आप तेल खरीद रहे हो इस पर खून लगा है उन मासूम यूक्रेन के बच्चों का जिनको पुतिन ने, जिन पर अटैक कर दिया, एंड सो ऑन, ऐसी बातें कही जाती थी, ठीक है। जयशंकर साहब को भी काफी सारी मीडिया के, ऑफ यूएस मीडिया के क्वेश्चंस को भी टैकल करना पड़ता था, राइट। बट जब इजराइल की इंसिडेंट हुई, गाजा में वॉर हुई, इजराइल का हम सबके सामने ये नजर आ रहा है कि किस तरीके से एक के बाद एक उन्होंने अपने ऑफेंसिव लॉन्च करके एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बनाकर रख दिया है इन गाजा स्ट्रिप एंड वेस्ट बैंक, ठीक है। सो मच सो दैट कि दे आर नॉट रेडी टू सीज फायर फॉर ह्यूमैनिटेरियन एड एज वेल, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, और इस सब में ना यूके और यूएस ये इजराइल को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। काफी बार रेजोल्यूशन पर, सीज फायर रेजोल्यूशन पर वोटिंग हो चुकी है यूएनएससी में, और 3 बार यूएस ने इसको वीटो कर दिया है। तो जो हाई ग्राउंड है ना, मॉरल हाई ग्राउंड, वो देखो यूएसए लूज तो कर रहा है, बट नोट डाउन दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूएस इज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दिस मॉरल हाई ग्राउंड। यूएस को इस मॉरल हाई ग्राउंड से फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि यहां पर यूएस अपनी वीटो और इजराइल को एक्सेसिव सपोर्ट करने से किनकी नजरों में गिर रहा है? ये कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ की नजरों में गिर रहा है। और प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ, ये डेवलपिंग कंट्रीज या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और प्रैक्टिकली इनके पास, दे हैव अ लॉट ऑन देयर प्लेट ऑलरेडी, इनको अपने देश संभालने की जिम्मेदारी इनके ऊपर काफी है। ये ग्लोबल साउथ की कंट्रीज, दे कैन नॉट डू एनीथिंग, दे कैन नॉट डू मच टू इन्फ्लुएंस ग्राउंड सिचुएशन इन यूक्रेन और गाजा। तो इसने कहा तुमने जो सोचना है सोच लो, मैं वो करूंगा जो मेरे देश के नेशनल इंटरेस्ट में है, ठीक है। तो ये चीज, ये इनका स्टैंड है यहां पर, राइट। इवन इंडिया की भी अगर हम बात करें तो देखो, इंडिया अपील कर सकता है एक सपोर्ट और एक मोमेंटम जो है सीज फायर का इन गाजा, उसको एक तरीके से इनिशिएट करवा सकता है, बट ग्राउंड सिचुएशन में बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि ये यूएस के ऊपर सैंक्शंस लगवा के या इजराइल के ऊपर सैंक्शंस लगवा के वॉर को रोकने की कोशिश करें, हमारे पास वो उतनी लीवरेज नहीं है, राइट। तो इन्होंने कहा कि लीवरेज नहीं है, यूएस यूके का मानना है कि लीवरेज नहीं है, तो इनका एटीट्यूड ये है, ठीक है। तो यहां पर हमने कुछ नहीं कहा, हमने बात सुन ली, और अब हमारे पास आर्गुमेंट है कि अब रशिया के तेल के ऊपर कोई बात की तो हम भी फिर यही करेंगे, ठीक है। तो ये सिचुएशन है यहां पर, ठीक है। क्वाइट एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। और क्या इंपैक्ट है एक दूसरे के साथ, क्या रिलेशन है गाजा वॉर का और यूक्रेन वॉर का, वो चीज यहां पर हमें देखने को मिल रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, पुतिन को विलेन के रूप में डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की गई थी बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और जितना भी वेस्टर्न मीडिया है
एक तरीके से ऑब्वियसली वो क्यों ही पुतिन की कोई अच्छी बात बताएंगे, ठीक है। पुतिन को डिमॉन, डेविल और पता नहीं क्या क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली क्या पुतिन की जो पावर और जो इसका स्वैग है, क्या उसमें रिडक्शन आई है कि ये और ज्यादा हीरो बन गया है, ठीक है। तो देखो इंस्टाग्राम और वाईटी रील्स को जहां तक देखें हम, ठीक है, और उसमें क्योंकि इंडिया का, रशिया हमेशा से ही इंडिया का एक काफ़ी एवरग्रीन फ्रेंड भी रहा है, चाहे 1965 की बात करें या 1971 वॉर की बात करें, उसमें रशिया का सपोर्ट देखो भारत को रहा है, ठीक है। इवन 98 में जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे पोखरान के, राइट, तो तब भी रशिया का हमेशा से सपोर्ट रहा है। तो रशिया के साथ कहीं ना कहीं हम थोड़ी सी सद्भावना रखते हैं। वो बात अलग है कि आज की स्थिति में बड़ी पेचीदा रिलेशन हो चुकी है हमारे रशिया के साथ बिकॉज ऑफ चाइना बीइंग अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ रशिया, राइट। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सद्भावना डेफिनेटली है, एक सॉफ्ट कॉर्नर है रशिया के लिए, राइट। तो यूट्यूब रील्स और जो इंस्टाग्राम रील्स हैं उनको देखोगे ना, तो ऐसी फोटो डाल के पीछे एक गाना चल रहा है, वो शुभ का जो चेक करके एक गाना है कोई, ठीक है वो आप समझ जाओ। तो एक्चुअली रशिया का जो स्वैग है, पुतिन का स्वैग है, ये बढ़ता हुआ ही नजर आया। भाई ने कल परसों अभी एक न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर फाइटर वो चलाया, कमेंट सेक्शन में उसका भी नाम लिखना, कल ही कराया था वो, और जिसने नहीं देखा कल का सेशन जरूर देख लेना, ठीक है। तो इसमें देखो ये जजमेंट करनी थोड़ी डिफिकल्ट होगी क्योंकि वेस्टर्न मीडिया विच डोमिनेट्स द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनकी नजरिए से देखोगे, उनके चश्मे से देखोगे, तो पुतिन का जो सपोर्ट है और पुतिन का जो रशिया के लोगों में जो पुतिन की इमेज है वो डिटीरियोरेट कर रही है, वो लोग यही कहेंगे। लेकिन एक्चुअली अगर ग्राउंड रियलिटी देखोगे ना, तो रशिया के लोग पुतिन को सपोर्ट ही कर रहे हैं, ठीक है। रशिया के लोग जो हैं वो पुतिन को सपोर्ट ही कर रहे हैं, ठीक है, इतने ज्यादा अगेंस्ट नहीं है। डेफिनेटली हर देश में ऐसा होता ही है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है, कोई ना कोई सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन डेफिनेटली उनके अगेंस्ट भी बोलेगा, लेकिन इतने ज्यादा लोग नहीं है कि वो पुतिन को बिल्कुल आउट ऑफ पावर कर दें, ठीक है। प्लस सिचुएशन ऐसी है कि लोग जो हैं वॉर के अगेंस्ट हैं, वॉर का कॉन्सेप्ट उन्हें पसंद नहीं, तो वो क्या कह रहे हैं कि ठीक है अगर अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए वॉर करनी पड़ती है तो करो, लेकिन फटाफट खत्म भी कर दो, बहुत प्रोलॉन्ग्ड वॉर नहीं होनी चाहिए। दिस इज द सिचुएशन, ठीक है। बट अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट टू जज कि पुतिन का इंटरनेशनल स्टेचर क्या हुआ है। हाँ, लोग डरते जरूर हैं, ठीक है। पुतिन किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आप देख लो, जब आता है, ठीक है, अपनी एक बाजू स्टेबल और दूसरी बाजू ऐसे इनकी हिलती है, हाथ आगे बढ़ाता है, लोग टेंशन में जरूर आते हैं पुतिन को देख के, ठीक है। थोड़ा सा डर लगता है सबको, ये बात जरूर है कि पता लगे अभी हाथ पकड़ के खींच ही ना ले, ठीक है, ये जरूर होता है। एंड एक्सीलेंट एवरीवन, फाइटर बॉम्बर जिन्होंने आंसर किया है, कीप इट अप, रिवाइज करते रहना। अब भारत की बात करते हैं, ठीक है। भारत को कोई फायदा या नुकसान हुआ है, भारत ने क्या पाया क्या गवाया? तो इसमें ऐसा है कि एक हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि इतने पोलराइज्ड माहौल में भी हम अपना एक बैलेंस्ड पोजीशन ले पाए, ठीक है। ना हमने रशिया के अगेंस्ट गए, ना हमने यूक्रेन के अगेंस्ट कुछ बोला, हमने एक बैलेंस पोजीशन बनाकर रखी, और जो प्रायोरिटी थी हमारी, हमारे जो स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे पड़े थे, उनको वहां से इवैक्यूएट करने में हम सक्सेसफुल रहे। इसी के साथ साथ भारत ने जो रशिया से कच्चा तेल इंपोर्ट करते रहे, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1.95 मिलियन बैरल्स पर डे हम इंपोर्ट करते रहे रशिया से, ठीक है, पर डे, राइट। इस 1.95 मिलियन बैरल्स पर डे के इंपोर्ट की वजह से जो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं, जो अप्रोक्सीमेटली 80 to 85 डॉलर्स पर बैरल के प्राइसेस आज की डेट में चल रहे हैं, अगर भारत ये कच्चा तेल ना लेता, ठीक है, इट वुड हैव बीन इक्विवेलेंट कि मार्केट में से इतना कच्चा तेल पर डे की प्रोडक्शन कम हो गई है। जब किसी चीज की प्रोडक्शन घट जाए और उसकी डिमांड उतनी ही रहे तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। इससे क्या होना था कि ये जो 80 to 85 डॉलर पर बैरल का प्राइस है क्रूड ऑयल का, दिस वुड हैव जंप्ड टू 130 डॉलर्स पर बैरल, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए आपको बता दूं कि ये जो 100 रुपए का पेट्रोल भरवा रहे हो ना आप, अगर भारत रशिया से कच्चा तेल ना लेता तो ये जो 100 रुपए का पेट्रोल है ये 165 रुपए तक का बन जाता, ठीक है। दिस वुड हैव बिकम 165 रुपीज पर लीटर पेट्रोल, ठीक है। और उससे जो इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ना था, उससे जो इन्फ्लेशन होनी थी, स्पेशली द हेडलाइन इन्फ्लेशन, राइट, और उससे जो इनइक्वालिटी परकोलेट होती है पूरी हमारे कंट्री में एंड ओवरऑल पूरी दुनिया में, इट वुड हैव लेड टू अ केओस इन द ग्लोबल मार्केट एज वेल। और ये इसने ना दुनिया को बचाया ही है भारत के स्टांस ने, क्योंकि कोविड के झटके से जस्ट बाहर निकल रहे थे कंट्रीज, ठीक है। और यूएस और वेस्ट को भी शर्म नहीं आती, एक तरफ बैंक्स इनके डूब रहे हैं, ठीक है, इकोनॉमी dwindle कर रही है, क्रेडिट का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, दूसरी तरफ इंडिया को लेक्चर दे रहे हैं, ठीक है।
इफ एट ऑल इंडिया ने ग्लोबल इकोनॉमी को ना बिल्कुल डूबने से बचाया ही है। ठीक है, अब चाइना की बात करते हैं। ठीक है, चाइना को कैसे भूल जाएं, चाइना इंडिया का नेबर है। ठीक है, और बड़ा ही टिपिकल नेबर है जिसके साथ छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ाई होती रहती है। जैसे नेबर्स लड़ते हैं ना, पार्किंग को लेकर, गमला इधर आ गया, आपके डॉगी ने कुछ कर दिया, ये सब। ठीक है, तो वही चीज़ चाइना के साथ हमारे साथ टाइम टू टाइम होती है। तो चाइना इस पूरी की पूरी इक्वेशन में कहाँ स्टैंड कर रहा है? देखो ऐसा है, मुझे आप सब ये बताओ कि देखो, इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, हमारे कंट्री में डाइवर्सिटी है, एंड अदरवाइज कई सारे डिफरेंसेस हमें नजर आएंगे। लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो सभी इंडियंस यूनाइटेड होते हैं एंड एवरीवन चीयर्स फॉर इंडिया, इजंट इट? ये चीज होती है। ठीक है, इन जनरल हो सकता है कि आप अपने क्लासमेट को पसंद ना कर रहे हो, आप अपने टीचर को, फैकल्टी को ना पसंद करते हो, आप अपने पड़ोसी को ना पसंद करते हो। ठीक है, या फिर दो कम्युनिटीज में हो सकता है कुछ टेंशन चल रही है किसी वजह से, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के मैच में सबको है कि नहीं यार इंडिया जीते। ठीक है, और जब जीतता है तो एक दूसरे के गले भी मिलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं, राइट? तो इसका मतलब ये है कि एक कॉमन दुश्मन जब मिलता है किसी को, एक कॉमन एडवर्सरी जब नजर आता है, राइट, वो चीज दो लोगों को जोड़ने का काम करती है। ये तो स्कूल की पॉलिटिक्स में भी नजर आता होगा आपको कि अदरवाइज क्या होता था। ठीक है, वैसे बड़ी बचकानी बात है, नाउ आई रिफ्लेक्ट बैक, बहुत ही बचकानी बात है। मेरा ना एक एनिमी ही था, ठीक है, फ्रेनिमी बोलेंगे उसे, राइट? तो उसका ऐसा था कि हम में ना आपस में बहुत कंपटीशन चलता रहता था कि क्लास में कौन पहले आंसर करेगा, कौन होमवर्क पूरा करके आया है। ठीक है, क्विज कॉम्पिटिशन्स, डेक्लामेशन, ओरेशन, ये सब चीज़ों में किसकी ट्रॉफी आ रही है, किसकी नहीं आ रही, तो उसमें ना आपस में हम बहुत लड़ते थे। लेकिन जब, ठीक है, जब एक हमारा ना राइवल स्कूल होता था, जब उसकी बात आती थी तब एक दूसरे का जो साथ देना, हमारे सारे टीचर्स हैरान, हमारे प्रिंसिपल हैरान, एवरीवन हैरान। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो यहां पर भी वही चीज है, अमेरिका एक कॉमन एडवर्सरी है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो टाइज हैं बिटवीन रशिया एंड चाइना, दे हैव ग्रोन स्ट्रॉन्गर। ठीक है, इनका बायलेटरल ट्रेड इंक्रीज हो चुका है, पॉलिटिकली ये ज्यादा क्लोज है आज की डेट में, एंड चाइना जो है ये होप कर रहा है कि यूक्रेन के ऊपर जो फोकस है, इसकी वजह से जो इंडो पैसिफिक में जो यूएस और चाइना के बीच में टेंशन है, ये रिड्यूस होगी। ठीक है, और यूक्रेन पर फोकस की वजह से चाइना को ऐसा लगता है कि यूएस के जो इंडो पैसिफिक रीजन में पकड़ है, ठीक है, और जो ध्यान है वो हटेगा, और इसी आड़ में ये स्प्रैटली और पारासल आइलैंड्स के अंदर कुछ अपने मिलिट्री बेसिस भी बना रहा है। ठीक है, इसने कुछ एयर स्ट्रिप्स बनानी स्टार्ट कर दिए हैं इन स्प्रैटली एंड पारासल आइलैंड्स, विच इज इन साउथ चाइना सी, 9 लाइन के अंदर वो आइलैंड्स हैं, वहां पर मिलिट्री बेस भी बना रहा है, और उन मिलिट्री बेस का एक बड़ा स्ट्रेटेजिक रोल हो सकता है इन केस चाइना डिसाइड्स टू इन्वेड ताइवान। ठीक है, तो ये सिचुएशन है चाइना की। अब थर्ड ईयर स्टार्ट हो रहा है, इसमें क्या होगा? थर्ड ईयर में ये वॉर किस डायरेक्शन में जाएगी, खत्म होगी, बातचीत होगी कि नहीं होगी? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। देखो, इसमें ऐसा है कि रशिया पूरा का पूरा यूक्रेन एकदम से तबाह कर देगा, टेक ओवर कर लेगा, इसके चांसेस बहुत ज्यादा लो हैं। करना होता तो अब तक कर चुका होता। धीरे धीरे काइंड ऑफ स्लो डेथ होगी या तो ये, ठीक है, या फिर क्या है कि रशिया एग्जॉस्ट कर रहा है यूक्रेन को, और उसकी आड़ में यूक्रेन को यूज करते हुए ये वेस्ट के साथ पंगे ले रहे हैं। ठीक है, तो जो भी रशिया, वॉट एवर रशिया कंसिडर्स एज विक्ट्री, ठीक है, रशिया के दिमाग में विक्ट्री को लेकर कुछ पैरामीटर्स हैं। यूक्रेन को पूरी तरह से कैप्चर करना रशिया का ऑब्जेक्टिव नहीं है। रशिया का ऑब्जेक्टिव है कि आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर में ये वेस्ट को डिफीट कर सके, कि जो इसकी डिमांड है कि यूक्रेन जो है नेटो नहीं ज्वाइन करेगा, टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो है वो रशिया के हिसाब से रिजॉल्व होंगे, एंड सम अदर डिमांड्स। यहां पर रशिया चाहता है कि जो विक्ट्री है इसमें आइडियोलॉजिकल विन होनी चाहिए ऑन यूएस, कि यूएस और नेटो यही कहते थे ना कि हमें ज्वाइन कर लो, जब तक हम हैं यूरोपियन कंट्रीज को डरने की जरूरत नहीं है, ले ये है तुम्हारा यूएस, जो यूक्रेन की वॉर में सिर्फ एक मूक दर्शक बन के रह गया। ठीक है, तो रशिया अपनी जीत को इस नजरिए से देखता है कि वो यूएस को कितनी पेन इन्फ्लिक्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर काइंड ऑफ होता नहीं है कि लाडला है, ठीक है, यूक्रेन यूएस का थोड़ा सा लाडला है, तो इसको तंग करके यूएस के वो पेन इन्फ्लिक्ट करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, बाकी यूक्रेन का बहुत ज्यादा लिटिल इन्फ्लुएंस है, आउटकम किस डायरेक्शन में जाएगी यूक्रेन उसमें कुछ नहीं कर सकता, ये सिर्फ एक प्यादा है। दो बड़े हाथियों की लड़ाई में एक छोटा प्लेयर यहां पर फंस गया, राइट? पीस टॉक्स बहुत अनलाइकली हैं, क्योंकि जो डिमांड रशिया की है और जो यूक्रेन चाहता है इनमें बहुत डिफरेंस है। यूक्रेन चाहता है कि 1991 में जो बॉर्डर्स एग्जिस्ट करते थे उसका स्टेटस वापस दे दिया जाए, जिसमें कि क्रीमिया भी यूक्रेन को मिल जाए, लेकिन
रशिया क्या करेगा, क्रीमिया को तो छोड़ने नहीं वाला, और जो अभी टेरिटरीज इसने जीत ली हैं उनको भी क्या करेगा, अनलाइकली है कि वापस करेगा, और मिलिट्री न्यूट्रलिटी चाहेगा कि यूक्रेन में मिलिटराइजेशन नहीं होनी चाहिए, नेटो का इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसमें पुतिन नेगोशिएशंस मीनिंगफुल तभी मानेगा जब यूएस को भी इसमें शामिल होना पड़ेगा और झुकना पड़ेगा, ठीक है। दैट विल बी द रियल विन फॉर पुतिन। तो ये इसका फ्यूचर है। तो लाइकली है कि अभी ये वॉर और ड्रैग ऑन हो सकती है। पीस टॉक्स डिस्टेंट हैं, बट अनलेस एंड अनटिल पता लगे कि यूएस के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ गया, ठीक है, और अभी यूएस में इलेक्शंस भी चल रहे हैं, तो वहाँ पर क्या नतीजे निकलते हैं इलेक्शंस के, वो सारी चीज़ें भी डिटरमिन करेंगी कि व्हाट विल बी द आउटकम, ठीक है। तो वो अभी एक डिस्टेंट रियलिटी है, उसको अच्छे से परखने में अभी समय है। तो ये 2 साल में पूरा का पूरा रशिया यूक्रेन वॉर ने पूरी दुनिया को कैसे चेंज किया, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ये सब एक डिटेल्ड एनालिसिस, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है। यूपीएससी में मेंस में ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आ गया दैट यूक्रेन रशिया वॉर हैज बीन बिगेस्ट वॉर इन यूरोप सिंस वर्ल्ड वॉर II एंड इन पास्ट 2 years, हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट हैज इट रीशेप्ड द ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर, वेट इसको हटा दो, हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट हैज इट रीशेप्ड द ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर इन पास्ट 2 years, ठीक है। सबसे बड़ी वॉर रही है सिंस वर्ल्ड वॉर II इन यूरोप, और पिछले 2 सालों में कैसे इसने दुनिया का नक्शा बदला है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है 250 शब्दों में, 15 नंबर का जूम करना है ना। आई वुड वांट यू टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आप में से कई लोगों के मुझे मैसेजेस आए हैं कि आप आंसर लिख रहे हैं कमेंट सेक्शन में, बट इट इज नॉट विजिबल। नोटेड, आज ही टीम को डिस्कस करके इसका रीजन पता लगाया जाएगा, और जिनके आंसर्स आ चुके हैं कमेंट सेक्शन में, दे विल बी पब्लिकली विजिबल नाउ, ठीक है। मुझे भी नहीं नजर आ रहे थे, इसलिए मैं इवैल्यूएट भी कैसे ही करता, तो टीम को बताकर आपका अगर कोई भी ग्लिच है जिसकी वजह से वो पब्लिक नहीं हो रहा, इसको ठीक कर दिया जाएगा। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका आंसर मुझे टेलीग्राम या मैसेज पर मत भेजना, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। तो दिस कमेंट सेक्शन इज एक्सेसिबल टू योर पीयर्स, टू मी, टू आवर मेंटोर्स। तो वहां पर इस आंसर को देखकर आपको फीडबैक मिल जाएगा, ठीक है। तो टाइप योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। सो ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन की है। यू हैव एवरीथिंग टू राइट अ गुड आंसर टू दिस क्वेश्चन यूजिंग whatever we have discussed in the article, ठीक है। और मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो हेलो चंदन के ऊपर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। CS लाइव ग्रुप ये चैनल है जहां पर इस लेक्चर और कई लेक्चर्स जो मैं लेता हूं टाइम टू टाइम, उसका PDF आपको मिल जाएगा। hello.chandan sharma, दिस इज माय पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल, यहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। स्टे कनेक्टेड विद मी हियर एज वेल, ठीक है। एंड एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, स्टडी IQ में देखो कई सारे कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं टू UPSC एस्पिरेंट्स। चाहे आप 2024 के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 2025 को टारगेट कर रहे हैं, या चाहे आप 2026 को टारगेट कर रहे हैं, वर्किंग हैं, नॉन वर्किंग, फुल टाइम एस्पिरेंट हैं, हर किसी के लिए स्टडी IQ में कोर्सेज हैं। और हर कोर्स पर हाईएस्ट डिस्काउंट अगर आप लेना चाहते हैं तो CS लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा कल ही सक्सेस इन प्रीलिम्स का February बैच लॉन्च हुआ है, जिसकी ओरिएंटेशन हो चुकी है। टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद एंशिएंट हिस्ट्री इन दिस पर्टिकुलर बैच, ठीक है। तो एंशिएंट हिस्ट्री की डिस्कशन यहां पर स्टार्ट हो जाएगी, और कॉम्प्रिहेंसिवली इसको हम कवर करेंगे, जिसमें कि प्रीलिम्स के पॉइंट्स के ऊपर हम फोकस करेंगे। पूरा सिलेबस आपका 21 मई तक कंप्लीट हो जाएगा विद सेक्शनल टेस्ट्स, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज, CSAT वर्कशॉप्स, एवरीथिंग, ठीक है। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।